बेटा आपके कितने पेपर्स आते हैं? अच्छा जी, कल हमने अपनी क्लास में कंपनी को शुरू किया था, दरवाजा बंद देखी थी। कंपनी क्या है? रजिस्टर्ड अंडर कंपनी लॉ। अब कंपनी लॉ में क्या आता है? जो भी लॉ एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन वाज एप्लीकेबल उसको हम कहेंगे कंपनी लॉ। तो 3 लॉज थे, कंपनीज एक्ट 1913, उसके बाद कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, देन ऑर्डिनेंस 16 और अब है कंपनीज एक्ट 2017। जिस भी द्वार में कंपनी रजिस्टर हुई है उस द्वार में जो लॉ एप्लीकेबल था उसको जनरली क्या कहेंगे हम? कंपनी लॉ। तो अगर कंपनी लॉ के तहत कंपनी रजिस्टर हुई है उसको गवर्न करना है, यानी वो चलेगी, अपने मामला चलाएगी कंपनी एक्ट 2017। यानी आज हम पढ़ रहे हैं तो आज जो लॉ एप्लीकेबल है उसके मुताबिक उसके मामला ज़िंदगी के चलेंगे कंपनी के। और दूसरा क्या है? एंड गवर्नड बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कि कंपनी की याददाश्त होती है कि मैं किस लिए बनी थी। एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, यानी कंपनी का एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें रूल्स रेगुलेशंस लिखे हुए हैं कि कंपनी के मामला को किस तरह से तय पाया जाएगा या किस तरह से कंडक्ट किया जाएगा। तो दिस इज़ द कंपनी। फिर हमने कल देखा आर्टिफिशियल पर्सन है, इसके बाद हमने कंपनी के फीचर्स देखे। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था जी कल कि शेयर ऑफ कैपिटल और शेयर कैपिटल क्या है। व्हाट इज शेयर ऑफ कैपिटल? कैपिटल का हिस्सा। शेयर कैपिटल क्या है? टोटल जो अमाउंट ऑफ कैपिटल, दैट इज शेयर कैपिटल। शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, शेयर होल्डर जो उसका मालिक है उस डॉक्यूमेंट का जिसकी ओनरशिप है कंपनी में। और शेयर कैपिटल क्या है? द अमाउंट ऑफ मनी विच इज इन्वेस्टेड इन द कंपनी। इसके बाद नेक्स्ट कंपनी का फीचर ट्रांसफरएबिलिटी, यानी कंपनी क्या कर सकती है? शेयर उसके सेल हो सकते हैं, ऑनरशिप तब्दील हो जाती है। समवन हु विल बाय द शेयर्स दैट विल बी द ओनर ऑफ द कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप में भी ओनरशिप चेंज हो सकती है, उसमें एक मालिक अपना बिजनेस बेच कर दूसरे के पास चला जाए। पार्टनरशिप में भी नए पार्टनर आ सकते हैं, पुराने जा सकते हैं। तो कंपनी की ट्रांसफरबिलिटी कैसी होगी ऑनरशिप की? बाय सेल ऑफ शेयर, गिफ्ट किया जा सकता है। अगर कोई ऑनर है, खुदा ना खास्ता उसका इंतकाल हो गया तो उसके जो वारिस है उनको इनहेरिटेंस हो जाएगी, तो उनको इनहेरिटेंस में मिल जाएगा, वरासत में मिल जाएंगे शेयर्स। बिल्कुल जिस तरह प्रॉपर्टी का केस है, प्रॉपर्टी इज एन ऑनरशिप, उसका एक डॉक्यूमेंट होता है रजिस्ट्री, तो आप उसको बेच सकते हो, गिफ्ट कर सकते हो, या मरने के बाद आगे बच्चों में मुंतकिल हो जाती है। तो दैट इज द ट्रांसफरबिलिटी ऑफ द कंपनी। जी नहीं, नया सर्टिफिकेट इशू होगा। देखिए बिल्कुल आप जहन में रखिए, जैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है, गाड़ी ट्रांसफ़र होती है ना, जब आप किसी को गिफ्ट करें या सेल करें, आपने उसकी ऑनरशिप तब्दील करनी होती है। तो उस ऑनरशिप को तब्दील करने के लिए कंपनी को अप्लाई करना पड़ता है। अगर आपको फिजिकल फॉर्म में डॉक्यूमेंट चाहिए तो फिजिकल फॉर्म में आपको प्रिंटेड फॉर्म में अपने ऑफिशियल स्टैम्प के साथ इशू कर देंगे। अदरवाइज वो अपने पास सॉफ्ट में आपका नाम चेंज कर देंगे। एक लेटर होता है, फॉर्म होता है, फॉर्म फिल करके दें तो कंपनी ऑनरशिप मुंतकिल कर देती है। इसके बाद जी सबसे इम्पोर्टेंट बात, कंपनी का बिजनेस क्यों किया जाता है? बिकॉज कंपनी इज हैविंग लिमिटेड लायबिलिटी। व्हाट इज मीन बाय लिमिटेड लायबिलिटी? देखिए बेटा जी, आप कर्जा लें, जितना भी कर्जा लेंगे आपको अदा करना पड़ेगा इंडिविजुअल हैसियत में। सोल प्रोप्राइटर, अकेले बिजनेस कर रहे हो, जितना भी कर्जा लेंगे सारे का सारा अदा करना पड़ेगा। खुदा ना खासा कारोबार को किसी को नुकसान हो जाए, वो सारा नुकसान उस शख्स ने खुद से बेयर करना। पार्टनरशिप में बिल्कुल ऐसे पार्टनर्स आपस में नुकसान शेयर करते हैं। कंपनी बनाने का मकसद क्या है? अगर खुदा न खास्ता कंपनी को नुकसान हो, लाइक कंपनी के अंदर जो टोटल एसेट्स पड़े हुए हैं वो हैं 1 करोड़ के, कंपनी को नुकसान हो गया 5 करोड़ का, लेट्स सपोज। अब जो बाकी 4 करोड़ का नुकसान हुआ है एसेट्स बेचने के बाद भी, बाकी 4 करोड़ का नुकसान है, वो ओनर्स यानी शेयर होल्डर्स ने अपने घर से लाकर पैसे नहीं देने, बस वो कंपनी का नुकसान है। कंपनी इटसेल्फ इज अ पर्सन, तो कंपनी क्या होगी? दिवालिया, उसके पास जितने पैसे हैं वो दे देगी। ओनर्स के ऊपर एडिशनल लायबिलिटी नहीं है। जबकि पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में
खुदा ना खासा अगर बिजनेस में नुकसान हो तो पार्टनर्स और इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर है वो अपने तमाम असासाजात बेच के खुद भी कर्जा लेके अगले बंदे का कर्जा उतारेगा, तो उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। और कंपनी की लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। जब कंपनी क्लोज हो रही है तो जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लाइबिलिटी कोई भी नहीं है। मैक्सिमम लाइबिलिटी क्या हो सकती है? अब तो खैर ये एप्लीकेबल नहीं है, पुराने ऑर्डिनेंस में था। लेट सपोज मिस्टर ए हैं, उनके पास 1000 शेयर्स है, एक शेयर 100 रुपये का, तो 1000 शेयर हो जाएंगे उनके 10,000, 1 लाख रुपये के। 100 रुपये का शेयर है, 1000 शेयर उसके पास है तो 10,000 सॉरी। अब उसके बाद 10,000 रुपये के शेयर्स हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये पार्शली पेड का बताने लगा हूँ। 10,000 रुपये के शेयर्स हैं, शेयर कैपिटल। शेयर्स लिखता हूँ सर, लेकिन पेड कितने हैं इसमें से उसने अभी तक सिर्फ 7,000 रुपये पे किया हुआ, और अनपेड कितना से 3,000। यानी एक ऑनर है, उसको 10,000 कंपनी ने शेयर 10,000 मालियन के शेयर इशू कर दिए, लेकिन उसने सिर्फ 7,000 पे किया है। मौजूदा जो कंपनीज एक्ट है उसमें इसकी गुंजाइश नहीं है, पुराने में गुंजाइश थी। तो बाकी जो 3,000 है ना, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग ये होती है अगर खुदा ना खासा कंपनी बंद होगी तो ओनर ये जो अनपेड अमाउंट है ना ये पे कर देगा। अब कंपनी का नुकसान है 4 करोड़ का जो डेफिसिट है, 5 करोड़ का नुकसान था, 1 करोड़ रुपए के एसेट्स बिक गए, बाकी रह 4 करोड़। लेकिन जो ओनर है उसकी लाइबिलिटी कहाँ तक है? मैक्सिमम अनपेड अमाउंट तक, इस 3,000 रुपये तक उसकी लाइबिलिटी है। अगर कोई अमाउंट अनपेड पड़ी हुई है कैपिटल की, अगर उसने 10,000 का 10,000 पे कर दिया था शेयर खरीदते हुए, तो फिर कंपनी जाए भाट में, जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं है। कंपनी का नुकसान हो गया, कंपनी बंद, कंपनी ख़त्म, कंपनी फौत हो गई, शेयर होल्डर्स से नहीं पूछा जाएगा भाईजन घर से पैसे ला के दो। दिस इज़ दी पॉइंट जिसकी वजह से दुनिया में लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज बनती है। पाकिस्तान में इसको कहा जाता है कंपनी लिमिटेड कंपनी, दुनिया में कहा जाता है LLC लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। कहता है जी शेयर्स लिमिटेड बाय शेयर, अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है और वो फुली पेड है, यानी 10,000 के शेयर लिए ओनर ने, शेयर होल्डर ने 10,000 पे कर दिया हुआ है, तो उसकी लाइबिलिटी क्या है? नो लाइबिलिटी। अगर पार्शली पेड है, अब उसकी लाइबिलिटी है कहाँ तक? अप टू अनपेड अमाउंट, जितना पैसा अभी तक नहीं पे किया सिर्फ उतना अनपेड पैसा ही पे करेंगे। दैट इज द लाइबिलिटी इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। 10,000 शेयर, 2-3 शेयर हो गए, उसमें से 7,000 तीनों ने लिए, 3 शेयर हो गए, 3,000 तो अनपेड। तो अगर किसका अनपेड है? तीनों शेयर होल्डर में से किसका अनपेड है? हो सकता है किसी एक का अनपेड हो सकता है सबका 1,000 हो सकता है किसी का एक का 2,000 है, दूसरे का 500 है। जिसने जितने पैसे अभी पे करने हैं सिर्फ उसकी उतनी लाइबिलिटी बनेगी, ठीक है। उसके बाद है जी लिमिटेड बाय गारंटी, ये भी हमने कंपनी टाइप आज ही पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसमें शेयर कैपिटल तो इन्वेस्ट नहीं किया गया, जो उसके शेयर होल्डर्स हैं दे केम इनटू द बिजनेस, शायद कोई ऐसा बिजनेस होगा जिसमें इन्वेस्टमेंट दरकार ही नहीं है, बिजनेस में आए लेकिन उन्होंने अपनी गारंटी दे दी, इसको कहते हैं लिमिटेड बाय गारंटी, कि मेरी गारंटी ले लो, जब कभी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं पे कर दूंगा, अदरवाइज आई एम द ओनर, आई एम रनिंग द बिजनेस, आई एम रनिंग द शो। मैंने ऐसे जैसे पाकिस्तान में ऐसी कोई एग्जांपल नहीं देखी लिमिटेड कंपनी बाय गारंटी, किताबों की हद तक है। कहता है लाइबल, अब इस केस में इस कंपनी में अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है तो क्या होगा? लाइबिलिटी अप टू अमाउंट गारंटेड, जितनी उस शेयर होल्डर ने अपनी गारंटी की थी ना, इतने पैसे मैं पे करूँगा, सिर्फ उतनी लाइबिलिटी है, नो एडिशनल लाइबिलिटी। 5 करोड़ का नुकसान, 1 करोड़ के एसेट्स थे वो बेचे, बाकी डेफिसिट रह गया 4 करोड़ का। इन्होंने गारंटी दी हुई है कि जब भी मिस्टर ए उन्होंने गारंटी दी जब भी कंपनी वाइंड अप हो गया 50 लाख पे करूँगा, तो अब इनकी 50 लाख की गारंटी थी तो सिर्फ ये 50 लाख पे करेंगे, तो बाकी सारे 4 करोड़ किधर गया? कौन पे करेगा? नो वन। जिसने पैसे लेने थे कंपनी से वो बैड डेट की एंट्री करेंगे।
देयर इज़ नो सोल्यूशन। तो इस अट्रैक्शन की वजह से लोग कंपनी का बिजनेस करते हैं कि कल को खुदा न खासा नुकसान हो तो हम ज़ाती हैसियत में लायबल नहीं होंगे पे करने के लिए। हमारे जो एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी है, फैमिली है, दोज विल बी सेफ। इस वजह से लोग कंपनी का बिजनेस करते हैं। लेकिन चूँकि कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है, इसलिए इसके ऊपर बेतहाशा कवानीन बनाए गए हैं। ये पूरा लॉ हम पढ़ रहे हैं, इसीलिए पढ़ रहे हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है तो उसका वाली वारिस कौन है, उसको ऑपरेट किसने कैसे करना है। ऐसा तो नहीं होगा लोग लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में फ्रॉड करते रहें। तो लोगों को फ्रॉड से बचाने के लिए कवानीन भी बनाए गए हैं। वो कवानीन हम इस पूरे सब्जेक्ट में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो जी लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब समझ आ गया। अगर खुदा ना खासा कंपनी वाइंड अप हो रही है और ऐसा लॉस है जो कंपनी नहीं अपना बर्दाश्त कर सकती, एडिशनल लॉस है उसके एसेट बेचने के बाद भी, तो अनपेड अमाउंट अगर कोई है तो सिर्फ उतना नुकसान पूरा करेगा शेयर होल्डर। या अगर किसी ने गारंटी दी हुई है और शेयर्स ले लिए हुए हैं गारंटी के ऊपर, तो वो जितनी अमाउंट उसने गारंटी की थी सिर्फ वो पे करेगा, उससे ज़्यादा उसकी कोई लायबिलिटी नहीं। इसको हम कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। अगर फुली पेड शेयर्स हैं तो कोई लायबिलिटी नहीं, पार्शली पेड शेयर्स हैं तो जितने पे नहीं की अमाउंट उतनी ही अमाउंट पे करनी है। और अगर कोई अमाउंट गारंटी करके शेयर लिया हुआ है तो वाइंडिंग अप के टाइम में सिर्फ वो गारंटेड अमाउंट ही अदा करनी है, उससे इजाफी अमाउंट नहीं अदा करनी। इसलिए इसको कहा जाता है कि कंपनी की लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड। इसीलिए कंपनी के साथ लिमिटेड भी लिखा जाता है मोस्टली कंपनीज के साथ। इसके बाद है जी परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है? परपेचुटी का मतलब आपने क्यूएम में पढ़ा होगा, व्हाट इज परपेचुटी? फॉर अनडिफाइंड टाइम, पता नहीं है कब तक चलेगी, अनडिफाइंड टाइम है। तो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है? जैसे आप अपने वालिद साहब की जगह पे आएंगे, इसको कहते हैं सक्सेशन। फिर एक नौकरी है, एक मैनेजर है, खुदा ना खासा उनका एक्सीडेंट हो गया, उनकी जगह जो दूसरे मैनेजर आएंगे, दैट इज सक्सेशन। जो दुनिया में अच्छी कंपनीज है ना, वो सक्सेशन प्लानिंग करती है। ये मैं इससे हट के थोड़ी सी बात सक्सेशन को समझाने के लिए कह रहा हूँ। अच्छी कंपनी क्या करते हैं, मैनेजर उसके साथ रखते हैं असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर चला जाए तो कंपनी का काम डिस्टर्ब नहीं होगा क्योंकि मैनेजर मौजूद है, वो नया असिस्टेंट मैनेजर आएगा, मैनेजर से सीख लेगा। अगर मैनेजर चला जाए तब भी कंपनी का नुकसान नहीं होगा, असिस्टेंट मैनेजर क्या होगा, वो मैनेजर बन जाएगा तो बहुत सारे काम संभाल लेगा। तो ये जो मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर, ये दो होते हैं या उसके नीचे सुपरवाइजर, दिस इज सक्सेशन प्लानिंग, कि एक जाए तो दूसरा उसकी जगह पे आ जाए। जैसे अगर यहाँ पे हमारी बिल्डिंग में सक्सेशन प्लानिंग की हुई है बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी जाए तो साथ ही जनरेटर ऑन हो जाए तो उसकी जगह ली जा सके। अब कहता है परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये है कि अगर सोल प्रोवाइडर मर जाए खुदा ना खास्ता तो उसका बिजनेस खत्म। पार्टनर्स अगर कोई डिसेबल हो जाए, कोई छोड़ना चाहे तो कारोबार ख़त्म। लेकिन कंपनी में अगर ओनर मर जाए तो कंपनी नहीं ख़त्म होती, उसकी ओनरशिप आगे उसके लीगल एयर्स को ट्रांसफ़र हो जाएगी, उसके वारिसीन को ट्रांसफ़र हो जाएगी। जब तक कंपनी को लीगली आप ख़त्म नहीं करते कंपनी चलती रहेगी। तो इसको कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन। कब तक चलती रहेगी? जब तक आप उसको वाइंड अप खुद नहीं करते। ये लिखा हो, जब तक वाउंड अप बाय लॉ, कानूनन आप उसको ख़त्म नहीं करते, डॉक्यूमेंटेशन में जाके जहाँ पर रजिस्टर करा उसको कहते नहीं है कि ख़त्म कर दें, अप्लाई नहीं करते, उसकी सारी लवाजमात को पूरा नहीं करते, सारी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करते, तब तक कंपनी ख़त्म नहीं होती। जैसे कोई इंसान मर जाए तो जब तक उसका डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनता तो डॉक्यूमेंट्स में वो जिंदा। इसी तरह कंपनी जब तक जिसने रजिस्टर किया उसके पास जाके उसको वाइंड अप यानी ख़त्म नहीं करते तब तक वो जिंदा। तो सक्सेशन प्लानिंग का मतलब है कि ऑनर्स आते रहे जाते रहे, कंपनी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। मैंने भी कई कंपनीज के शेयर्स खरीदे हैं ज़िंदगी में। जब मैं स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करता था बैक इन 2015-16, तो मैंने बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स खरीदे बेचे, लेकिन कंपनीज तो चल रही हैं, मेरे आने जाने से मुझको फ़र्क नहीं पड़ा। रोज़ाना स्टॉक एक्सचेंज पे लाखों करोड़ों शेयर्स की खरीदो फरोख्त होती है, लेकिन कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको हम कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन। एक बंदा जाएगा दूसरा आ जाएगा, एक जाएगा दूसरा आ जाएगा, कंपनी चलती रहेगी। उसके बाद है जी कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? कौन चलाएगा? चलाना या कंपनी को ऑपरेट करना, कंपनी को रन करना किस कानून के तहत रन किया जाएगा? वो कंपनी के दो डॉक्यूमेंट्स है, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स
दूसरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स का मतलब है रूल्स रेगुलेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब है कंपनी क्यों बनी, मार्जिन जो इतनी क्यों आई। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके तहत कंपनी ने चलना होता है। इसके अंदर सारे रूल्स रेगुलेशन आपस में एग्री करके लिख लिए जाते हैं कि एसेट्स बेचेंगे तो क्या तरीक़ाकार होगा, कौन अप्रूवल करेगा, चेक पे साइन किसने करने हैं, एग्रीमेंट कौन करेगा, और कर्जा लेने की ताकत है कि नहीं, कितना कर्जा ले सकते हैं। इसके अंदर सारे आपने अपने मामला लिख लिए होते हैं और लिख के आप SECP को रजिस्टर करा देते हो कि हमने इसके तहत काम करना। कल को खुदा न खास्ता शेयर होल्डर्स का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उनके कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए उसके अपने ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है ये देखे जाएंगे कि जिसके तहत आपने काम करना है तो उसके तहत किया कि नहीं। तो दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट इंशाल्लाह हम बनाना सीखेंगे। इसके बाद जी एक ब्रीफ सा कंपैरिजन टाइप ऑफ बिजनेस। ओनर्स, एक ओनर है तो सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। पाकिस्तान में 2 से 20 तक लोग पार्टनरशिप का बिजनेस कर सकते हैं। अगर 20 से ज़्यादा है तो उनको कंपनी के तौर पे अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। कंपनी में मिनिमम 1 बंदा और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। लाखों करोड़ों लोग भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कंपनी का बिजनेस जो है वो आमतौर पे किए इसलिए जाता है ताकि जब उसको एक्सपैंड करना हो तो जो सोल प्रोप्राइटर या पार्टनर्स की कैपेसिटी लिमिटेशन है उसकी वजह से कंपनी की ग्रोथ ना रुके। जब ज़रूरत हो पब्लिक का पैसा इसमें शामिल कर लिया जाए, नए शेयर इशू करो, नए ओनर्स आ जाए, नए शेयर इशू करो, नए ओनर्स आ जाए। तो इसमें पब्लिक का पैसा भी इन्वॉल्व किया जा सकता है, इसलिए इसमें मैनी ओनर्स होते हैं, बहुत सारे ओनर्स होते हैं और आमतौर पर कंपनी का बिजनेस भी बड़ा होता है। बैंकिंग बिजनेस में ज़्यादा 10 इंडिविजुअल्स वो कंपनी बन जाती है ना। वो बैंकिंग में है, पार्टनरशिप एक्ट में आपने पढ़ा होगा ना। यस सर, हाँ जी, हाँ जी, बिजनेस फॉर्म में है। बैंकिंग में यस 10 की लिमिट है। वैसे मैक्सिमम की लिमिट क्या है, उन्होंने इसलिए लिखा 2 से 20, मैक्सिमम इज 20। किसी भी और बिजनेस में 20 इज लिमिट। कंपनी में मैक्सिमम शेयर होल्डर्स की कोई लिमिट नहीं है। दूसरा जी, हु रन दी बिजनेस। सोल प्रोप्राइटर है, दुकानदार है, नान वाला, चने वाला, जनरल स्टोर वाला, वो खुद से बिजनेस रन करेगा। पार्टनर्स हैं तो वो मिलकर रन करेंगे बिजनेस। लेकिन कंपनी में कौन रन करेगा? ओनर्स नहीं बिजनेस रन करते। कंपनीज का बिजनेस रन करते हैं शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन? हमने इसके ऊपर कंप्लीट एक चैप्टर पढ़ना है डायरेक्टर्स के ऊपर। डायरेक्टर्स का इलेक्शन होता है, इनको प्रॉपरली इलेक्ट किया जाता है तमाम शेयर होल्डर्स की तरफ से कि आप कंपनी का बिजनेस चलाएं। अब ये बंदा जो है वो शेयर होल्डर भी हो सकता है, अदर देन शेयर होल्डर भी हो सकता है। तो कंपनी चलाने के लिए स्पेसिफिकली जो एक्सपर्ट लोग होते हैं उनके हाथ में कंपनी का काम दिया जाता है और बाकी सारे शेयर होल्डर्स वोटिंग करके इस बंदे को इलेक्ट करते हैं। इंशाल्लाह आगे जाके हम पढ़ेंगे, जो कि सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप में नहीं है। तो कंपनीज को ऑपरेट किसने करना है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। हु मे ओन और डू नॉट ओन शेयर। शेयर होल्डर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इसमें ये एक मुनफरिद बात है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको रन करते हैं। डज लॉ रिकॉग्नाइज बिजनेस एज पर्सन? नहीं, सोल प्रोप्राइटर को पर्सन के तौर पे, यानी उस बिजनेस के नाम से नहीं, ABC पान शॉप, उस बिजनेस को एज ए पर्सन रजिस्टर नहीं किया जा सकता। वो जिस बंदे का, हमीद साहब, लतीफ़ साहब, वो उनके नाम से ही सारे एग्रीमेंट्स होंगे, उनके नाम से ही बैंक अकाउंट खुलेगा, उनके नाम से ही कर्जा दिया जाएगा। सारे एग्रीमेंट्स उस शख्स के नाम से होंगे जो कारोबार रन कर रहा है। जो पार्टनरशिप है उसमें भी पार्टनर्स के नाम से एग्रीमेंट होंगे, ना कि फर्म के नाम से। लेकिन जो एग्रीमेंट्स कंपनी के नाम से होंगे, क्योंकि कंपनी एज ए इंडिपेंडेंट पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर हो सकती है। तो डज लॉ रिकॉग्नाइज बिजनेस? आंसर इज नो, आंसर इज नो, आंसर इज यस। हाँ, यहाँ पे लॉ इस बिजनेस को रिकॉग्नाइज करता है कि दिस इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इसको बंदे की हैसियत हासिल है। डज लॉ रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल्स इंस्टेड ऑफ बिजनेस? वही बात है दूसरे तरीके से कि सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप में इंडिविजुअल्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है, इसमें नहीं किया जाता है कंपनी में। हु इज लायबल फॉर द डेट? यहाँ पे इंडिविजुअल, यहाँ पे पार्टनर्स और यहाँ पे कंपनी। ये पार्टनर्स इंडिविजुअली भी हो सकते हैं लायबल और ज्वाइंटली भी हो सकते हैं। इसका क्या मतलब है? अगर किसी एक पार्टनर ने
गलती की है या नुकसान किया है तो वो अकेला हो सकता है नुकसान बढ़ा, या पूरे बिजनेस को नुकसान हुआ तो हो सकता है सारे पार्टनर्स मिलकर ज्वाइंटली इस नुकसान को पूरा कर रहे हो। तो इट डिपेंड्स। तो इंडिविजुअल को भी नुकसान बढ़ने का कहा जा सकता है और कलेक्टिवली या ज्वाइंटली भी नुकसान बढ़ने का कहा जा सकता है। उसके बाद है हु इज़ लायबल फॉर ब्रीच ऑफ द लॉ। अगर जो पाकिस्तान में एप्लीकेबल लॉज हैं उसकी वायलेशन की है तो सोल प्रोप्राइटरशिप में जो ओनर है उसके गिरबान से पकड़ा जाएगा। आप भाई बताओ, आओ फाइन पे करो, आओ सज़ा काटो, आओ कोर्ट ऑफ लॉ में आओ। और पार्टनरशिप में पार्टनर्स को बुलाया जाएगा, ओके कम एंड सी फेस दी एलिगेशंस। लेकिन कंपनी के केस में शेयर होल्डर्स को नहीं, और ये सारे शेयर होल्डर्स आज 10,000 शेयर होल्डर्स सारे आ जाए अदालत में, उसमें कंपनी को कहा जाएगा आए अपना केस प्रेजेंट करें। तो कंपनी किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही होगी। लॉयर भी हो सकता है, वो डायरेक्टर भी हो सकता है, कोई मैनेजर भी हो सकता है, जिसको कंपनी ऑफिशियल सी के साथ ऑथराइज कर देगी, जाए जी आप मेरे नाम पे मेरे बिहाफ पे जाके मुझे रिप्रेजेंट करें। तो कंपनी इटसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल। पार्टनरशिप बिजनेस है KPMG, तसीर हादी एंड कंपनी, डिलाइट यूसुफ आदिल, इनको जब नोटिस इशू होगा ना तो डिलाइट यूसुफ आदिल को नहीं होगा, PwC को नहीं होगा, उनके पार्टनर्स के नाम को नोटिस इशू होगा। जी राना उस्मान साहब के नाम पे नोटिस इशू हो गया डिलाइट का, और PwC का ऐसे वो आसिम जुल्फ़िकार साहब के नाम पे टैक्स के पार्टनर, उनके नाम पे नोटिस इशू हो गया। तो जब पार्टनरशिप के नाम पे नोटिस इशू होगा तो PwC नहीं कहा जाएगा, पर्सन का नाम लिया जाएगा। लेकिन जब कंपनी के नाम पे नोटिस होगा, फातिमा फर्टिलाइजर, पहला इलेक्ट्रॉन, पेप्सी कोला इंटरनेशनल, अब इसके ओनर के नाम पे नोटिस नहीं इशू होगा, कंपनी के नाम पे क्यों? कंपनी इज अ पर्सन इन दी आई ऑफ लॉ। कानून कहता है जी मेरी नज़र में कंपनी इज अ पर्सन, तो मैंने कंपनी को डील करना। अच्छा जी, छोटा सा सेगमेंट है और इम्पॉर्टेंट है जी। कहता है जी टाइप्स ऑफ कंपनीज क्या है बाय स्टेटस। रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखिए। रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कंपनी लॉ आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज। जैसे पाकिस्तान में जो माइनर्स हैं उनके ऊपर डिफरेंट लॉज अप्लाई होते हैं, जो मेजर हैं कुछ लॉज उन पे अप्लाई होते हैं, माइनर्स पे नहीं होते। कुछ ऐसे लॉज हैं जो सीनियर सिटीजन पे अप्लाई नहीं होते, फिजिकली जो डिसेबल हैं या स्पेशल पीपल हैं उनके ऊपर कुछ लॉज अप्लाई नहीं होते। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ह्यूमंस, उनके ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज में डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ द लॉ अप्लाई होती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनीज का हमें पता होना ज़रूरी है। पहली कंपनी है जी प्राइवेट कंपनी। व्हाट इज़ प्राइवेट कंपनी? इसके बारे में कहा जाता है जी मैक्सिमम 50 मेंबर्स हो सकते हैं। आई एम CEO ऑफ अ कंपनी जिसमें हम 4 डायरेक्टर्स हैं, 4 ओनर्स हैं, 4 शेयर होल्डर्स हैं। आई एम द CEO ऑफ माई कंपनी। एक दूसरी कंपनी है एडस्किल्स के नाम से, उसमें वी आर 2 आर द डायरेक्टर्स, उसमें हम द डायरेक्टर्स है, फरहान इज द CEO। तो मैक्सिमम प्राइवेट कंपनीज में कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 51 मेंबर होगा तो वो फिर प्राइवेट कंपनी नहीं रहेगी, उसको अपना स्टेटस चेंज करना पड़ेगा। तो प्राइवेट कंपनी किसको कहेंगे? जिसमें लेस देन इक्वल टू 50 मेंबर्स हैं। रिस्ट्रिक्शंस हैं इनके ऊपर। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, यानी मैं अगर प्राइवेट कंपनी, जैसे मैं 2 कंपनीज में डायरेक्टर हूँ, मैं इन कंपनीज के शेयर्स अखबार में इश्तिहार दे के, TV में इश्तिहार दे के, सोशल मीडिया पे कैंपेन लगा के किसी भी शख्स को नहीं बेच सकता। ये रिस्ट्रिक्शन है इस पर। तो किसको बेचूंगा? सबसे पहले मैंने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछना है जी मैं बेचना चाह रहा हूँ, आपने खरीदना है कि नहीं खरीदना। तो मैं पहला राइट तो उनका, दूसरा राइट फिर मेरे करीबी लोगों को बेच सकता हूँ बाकी लोगों की रजामंदी के साथ। दीज आर दी रेस्ट्रिक्शंस। छोटा बिजनेस होता है ना, तो इसमें ऑनर चेंज होने की वजह से सारा निज़ाम चेंज हो जाता है। तो इसलिए इसके ऊपर शेयर ट्रांसफ़र करने के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है कि आप फ्रीली शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो ये प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन का दूसरा पॉइंट कि इसके ऊपर ट्रांसफरेबिलिटी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है। तीसरा पॉइंट, प्रोहिबिटेड पब्लिक इन्विटेशन। पैसे की ज़रूरत है प्राइवेट कंपनी को, जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, दिस इज अ कंपनी,
इस कंपनी को पैसों की ज़रूरत है, लेट्स सपोज, ये अखबार में इश्तिहार नहीं दे सकती, रेडियो पीटीवी इस पर इश्तिहार नहीं दे सकती कि जी लोग आएँ पैसे दें शेयर खरीद लें। जनरल पब्लिक से पैसा अट्रैक्ट नहीं कर सकते, मैक्सिमम 50 शेयर होल्डर्स हैं और वो भी सारे लोग तकरीबन एक दूसरे को जानते हैं। पब्लिक ऑफर नहीं कर सकते, यानी जनरल पब्लिक का पैसा आप अपने बिजनेस में शामिल नहीं कर सकते। तो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन क्या होगी? ऐसी कंपनी जिसमें 1 से 50 मेंबर्स, नंबर 1। नंबर 2, शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं। और नंबर 3, पब्लिक से पैसा अट्रैक्ट नहीं कर सकती। दिस इज द कंपनी विच इज द प्राइवेट कंपनी। और इसके केस पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन लॉ ने नहीं लिखी हुई। और कहते हैं अगर कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है तो वो पब्लिक कंपनी, यानी आपसे उसने पेपर में एक दफा ट्रिक प्ले किया हुआ है, उसने पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन पूछी है, तो अब आप पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन क्या लिखोगे? वहाँ पे ये तो नहीं लिख के आ सकते नॉट अ प्राइवेट कंपनी। एवरी कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी इज द पब्लिक कंपनी। फैक्ट तो यही है, डेफिनेशन में क्या लिखो? ऐसा भी कर सकते हैं। अच्छा तरीका कि आप प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन लिखेंगे कि प्राइवेट कंपनी जो है वो मैक्सिमम 50 मेंबर्स हो सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस है उसकी ट्रांसफरेबिलिटी पे, प्रोहिबिशन है पब्लिक इन्विटेशन पे, दिस इज अ प्राइवेट कंपनी। और आगे नीचे एक एडिशनल लाइन में लिखते हैं इफ नॉट अ प्राइवेट कंपनी द कंपनी सेड टू बी पब्लिक कंपनी। तो ये आसान तरीका है इसकी डेफिनेशन लिखने का। और इसी तरह से उसने सजेशन में भी लिखा हुआ है। तो पब्लिक कंपनी क्या हुई फिर? जो जिसमें 50 से ज़्यादा मेंबर्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हों। वो उसके ऊपर शेयर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं, वो किसी को भी पब्लिक में अपने शेयर्स बेच सकते हैं। जैसे मैंने कई दफ़ा डिफरेंट कंपनीज के शेयर स्टॉक्स हैं एक क्लिक पे बेचे हैं, कई दफ़ा बेचे हैं, कई दफ़ा खरीदे हैं, कई हज़ार दफ़ा बेचे खरीदे हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है खरीदने बेचने पे, क्योंकि पब्लिक कंपनी है, किसी का भी पैसा आ सकता है। फिर लिखा हुआ प्रोहिबिटेड पब्लिक इन्विटेशन। तो पब्लिक कंपनी के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पब्लिक कंपनी क्या कर सकते हैं? जब उसको पैसों की ज़रूरत है वो नए शेयर्स इशू करे, लोगों से पैसा इकट्ठा कर ले, तो वो होगी थी पब्लिक कंपनी। तो हमें लीगल स्टेटस के पॉइंट ऑफ व्यू से पता चल गया देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपनी ब्रॉडली, वन इज प्राइवेट कंपनी एंड अदर इज पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी आमतौर पर छोटी कंपनीज को कहा जाता है, पब्लिक कंपनी वो वाली कंपनी जिन्होंने बिजनेस बड़े सतह पे करना होता है। लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। पेप्सी दुनिया की बेवरेजेस में पहले नंबर पे कंपनी, पाकिस्तान में भी इट्स नंबर 1, लेकिन इट्स प्राइवेट कंपनी। ऊबर दुनिया की ट्रांसपोर्टेशन में सबसे बड़ी कंपनी है, बट इट्स द प्राइवेट कंपनी पाकिस्तान। तो ज़रूरी नहीं है कि प्राइवेट कंपनी का हमेशा ये मतलब हो कि ये छोटा बिजनेस होगा, लेकिन आम तौर पे अगर आपका बिजनेस छोटे स्तर पे काम कर रहा है तो आप प्राइवेट कंपनी बना लो। जब आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो जाए और आपको पब्लिक के पैसे की लगता ज़रूरत हो सकती है, तो फिर आप अपने आप को प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी के स्टेटस में चेंज कर सकते हैं। जैसे माइनर से बे फॉर्म से CNIC पे चेंज हो जाते हैं ना, अडल्ट हो गए, तो इसमें भी ऐसे अपना स्टेटस चेंज किया जा सकता है। तो प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी क्लियर है। अब आते हैं प्राइवेट कंपनी के आगे फर्दर फिर 2 एग्जाम्पल था। एक सिंगल मेंबर कंपनी, एक अकेला मेंबर है उसने कंपनी बना दी। क्यों बनाना चाहेगा? सोल प्रोप्राइटरशिप क्यों नहीं करेगा? हो सकता है ये भी वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव हो, कल को वो सिंगल मेंबर के अलावा कुछ और लोगों को ऐड कराए, लेकिन ये तो सिंगल मेंबर कंपनी है, तो किसी के साथ खाना खाना नहीं पसंद करता, तो और क्या वजह हो सकती है? इसने सोल प्रोप्राइटरशिप में जाना पसंद नहीं किया, कंपनी में इसने अपने आप को बिजनेस के तौर पर रजिस्टर किया। वाई? बिकॉज ऑफ, गलत जवाब, बिकॉज ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी अट्रैक्शन, कि मेरी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाए, मैं ज़ाती हैसियत में कारोबार के लिए लायबल ना हूँ, इस वजह से। अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी, ये कौन सी कंपनी होगी? प्राइवेट कंपनी विच इज हैविंग मोर देन 1 मेंबर बट लेस देन 50, इसको हम कहेंगे अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी। वो तमाम जो होगी वो प्राइवेट कंपनीज होंगी, लेकिन अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी होंगी। तो इसमें क्या होगा कि 01 से लेकर 02 से लेकर
50 तक मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, जो सिंगल मेंबर कंपनी होगी ना उसके नाम के साथ लिखा जाएगा दिस इज सिंगल मेंबर कंपनी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ABC, बस इसके अंदर ही लिखता हूँ ताकि रजिस्टर हो जाए। ABC कारोबार का नाम आ गया, सिंगल मेंबर कंपनी ब्रैकेट में लिखा जाएगा, प्राइवेट लिमिटेड एलटीडी, इसका पूरा नाम बन जाएगा। हाँ जी वो लिखा हुआ है, हाँ जी प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने इसलिए मैंने लिखा। 50 मेंबर से कम होगी, यहाँ सिंगल मेंबर होगी, यहाँ तो सिंगल। अगर सिंगल मेंबर है तो अंदर SMC भी लिखा होगा, तो मुझे उसके नाम से पता चल जाएगा सिंगल मेंबर। जैसे नाम से पता चल जाता है ना मोहम्मद ज़ीशान, मोहम्मद लगाया था मुसलमान, और अगर लगाया हो आमिर मसीह तो नाम के अंदर लिखा हुआ मसीह यानी क्रिश्चियन है, और लिखा हो कौन सा सिंह, हनी सिंह, हनी सिंह से पता लग रहा है कि सिख है। तो नाम से भी पहचान होनी चाहिए कि इसका कारोबार की नेचर क्या होगी, ताकि जो लोग इस कारोबार के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं उसको पता हो कि मैं किसके साथ सिंगल मेंबर कंपनी है। और ये जो कंपनी है सिंगल मेंबर कंपनी, अपना नाम लिखेंगे ABC, उसका बिजनेस का नाम प्राइवेट लिमिटेड। यस, और प्राइवेट क्यों लिखा जाता है, लेस देन 50 मेंबर्स है। सिंगल मेंबर क्यों लिखा है, क्योंकि एक मेंबर है, तो नाम ही काफ़ी है ना, नाम ही काफ़ी है। डॉलर्स लिया तो बात बनी, बेब्स नाम ही काफ़ी है, तो इसका नाम ही काफ़ी है इसको समझने के लिए कंपनी कौन सी है। अब आते हैं बेटा जी पब्लिक कंपनी को समझते हैं। पब्लिक कंपनी का मतलब यह है कि अब वो प्राइवेट नहीं रही, उसके 50 से ज़्यादा मेंबर्स हो सकते हैं। तो उसमें अब दो टाइप्स हैं। एक टाइप है इसमें जी लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी के सामने क्या लिखा हुआ है, कैन इशू शेयर्स, नए शेयर्स इशू कर सकती है पब्लिक को, इट्स अ लिस्टेड कंपनी, उसकी डेफिनेशन है। प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती। लिस्टेड कंपनी यस लिस्टेड है, कहाँ पे लिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड। पब्लिक लिस्टेड कंपनी यानी एक ऐसी कंपनी जिसमें वहाँ पैसा लगा सकती है, यानी 50 मेंबर से ज़्यादा मेंबर्स हो सकते हैं, और वो स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्टेड है, यानी जो मर्जी उसके शेयर खरीदता बेचता रहे, तो इसलिए इसको कहते हैं लिस्टेड, पब्लिक लिस्टेड कंपनी। हैज ऑफर्ड शेयर, यहाँ ऑफर कर सकती है, और हैज ऑफर्ड अभी उसने ऑफर कर दिया हमें शेयर, और लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, तो इसका मतलब कैन इशू शेयर्स, यानी अभी नई कंपनी बनी है, अभी शेयर इशू कर सकती है, या एग्जिस्टिंग कंपनी नई शेयर्स भी इशू कर सकती है, या उसने इशू कर दिए उन्हें अभी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए। तो जी ये है जी लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी ऑन स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज का मतलब है शेयर्स की खरीदो फरोख्त सारा दिन चलती रहेगी, साल में जितने भी वर्किंग डेज है उसमें स्टॉक एक्सचेंज ओपन रहती है, शेयर्स खरीदो फरोख्त चलती रहती है। यस, जैसे मैं कंपनी का नाम लेता हूँ पाक, पर के ABC से लिखते हैं, ABC इज द नेम, ABC लिमिटेड। इसके नाम के साथ कुछ नहीं लिखा, ना प्राइवेट लिखा हुआ है ना सिंगल मेंबर लिखा हुआ है, सिर्फ लिमिटेड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये लिस्टेड कंपनी। दूसरी कंपनी कौन सी है इसमें, अनलिस्टेड कंपनी। कैन ऑफर शेयर्स टू पब्लिक, पब्लिक को ऑफर कर सकती है, नॉट रजिस्टर्ड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन उसने अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर नहीं किया। ठीक है, तो ये अपने साथ लिखेंगे ABC अनलिस्टेड LTD। ठीक है जी, इसने अपने नाम के साथ LTD, उसने अपने नाम के साथ अनलिस्टेड जरूर लिखा। तो अनलिस्टेड लिखा होगा तो लोगों को पता चल जाएगा अच्छा यार ये कंपनी लिस्टेड नहीं है, पब्लिक कंपनी लेकिन लिस्टेड नहीं है। तो प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट लिखा होगा, पब्लिक कंपनी में
प्राइवेट का लफ्ज़ नहीं होगा, लिस्टेड लिखा होगा। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि पब्लिक है या प्राइवेट है। सिंगल मेंबर कंपनी है तो सिंगल मेंबर कंपनी लिखा होगा, अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी है तो SMC नहीं लिखा होगा। लिस्टेड कंपनी है तो कुछ लिखने की जरूरत है, ABC लिमिटेड, लेकिन अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो उसमें ब्रैकेट में मेंशन किया होगा पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। तो जो लोग अभी इनसे इंटरेक्ट कर रहे होंगे, जब लिखा होगा ABC लिमिटेड, मैं उससे कुछ खरीदने जा रहा हूँ, कुछ बेचने जा रहा हूँ, मैं उसको कर्जा देने जा रहा हूँ, तो इसका मतलब है ये वो कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड है, इसके शेयर्स खरीदो फरोख्त चल रही है, बड़ी कंपनी है, आमतौर पर ये समझा जाता है। फिर अगर मैं किसी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, उसका नाम लिखा हुआ है ABC अनलिस्टेड लिमिटेड, तो इसका मतलब है कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, पब्लिक कंपनी लेकिन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है। अगर मैं किसी कंपनी से ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, उसका नाम लिखा हुआ मेरे सामने आया ABC SMC प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी है, एक बंदा है, वो ध्यान ना काम करना, छोटा बिजनेस है, और वो बंदा किसी टाइम पे गायब भी हो सकता है कंपनी बंद करके, तो ध्यान से कारोबार करना है इसके साथ। तो ये इंटीमेट करने के लिए आपको सम इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेटस ऑफ द कंपनी के नाम को इस तरह से लिखा जाता है। तो हमें पता चल गया जी, ऑन द बेसिस ऑफ लीगल स्टेटस कितनी तरह की कंपनीज हैं, 2, प्राइवेट पब्लिक। प्राइवेट में फिर आगे 2 हैं, सिंगल मेंबर और अदर देन सिंगल मेंबर, और पब्लिक में भी 2 हैं, लिस्टेड अनलिस्टेड। तो मुश्किल बात, प्राइवेट की रिस्ट्रिक्शंस क्या है, मैक्सिमम 50 मेंबर, नंबर 1। नंबर 2, अपने शेयर्स ट्रांसफ़र करने पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है इनके शेयर्स पे, और तीसरी बात, पब्लिक को शेयर ऑफर नहीं कर सकते। कुछ सवाल यहाँ तक? ये पब्लिक कंपनी की जो डेफिनेशन वो टैक्स में कुछ लिखा था कि टैक्स को छोड़ दें, भूल जाएं टैक्स, वो टैक्स की डेफिनेशन थी, कंपनी लॉ में इसकी डेफिनेशन। जैसे आपने फाइनेंशियल, कल मैंने बताया था IFRS में पढ़िए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन, 5 कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन जब हम कंपनी लॉ पढ़ेंगे इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन कुछ और है, तो हमने इसकी डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ी, ठीक है। तो वो डेफिनेशन वो उसके लिए थी, टैक्स पर्पज़ के लिए थी, कंपनी लॉ के पर्पज़ के लिए यही डेफिनेशन है, पब्लिक प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन, लेकिन साथ एडिशनल लाइन लिख दे, इफ़ द कंपनी इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी इट शैल बी दी पब्लिक कंपनी, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज में बड़ा सा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, यस, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, फिलहाल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा बेटा जी, सबसे ज़्यादा जो रूल्स अप्लाई होते हैं ना, वो इस कंपनी के लिए होते हैं, यानी हमने ज़्यादातर जो पढ़ना है पब्लिक लिस्टेड कंपनी के लिए पढ़ना है, यानी ऐसी कंपनी जिसमें लोगों का बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व हो, स्टेक बहुत ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्व हो, वहीं पे ज़्यादा रूल्स लॉस रेगुलेशन बनती है। प्राइवेट सिंगल मेंबर कंपनी है, वो एक बंदे ने बनाई है, उसको क्या रेगुलेट करना, वो खुद ही उसका नफा नुकसान का मालिक है, उसमें ज़्यादा सारी पब्लिक इन्वॉल्व ही नहीं है, तो जो भी उसका कारोबार करेगा उसको पता सिंगल मेंबर कंपनी, वो खुद जिम्मेदार होगा। तो ज़्यादातर जो लॉस रेगुलेशंस बनाई गई हैं वो पब्लिक लिस्टेड कंपनी के लिए बनाई गई है, उसके बाद पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, और उसके बाद प्राइवेट अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी। सबसे कम रेगुलेशन उसके लिए होंगी सिंगल मेंबर कंपनी के लिए। लॉजिक समझ आई इसकी? जिसमें जितना ज़्यादा आवाम का स्टेक, उसमें उतनी ज़्यादा, उस पर उतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस और सख्तियाँ। अब देखते हैं लाइबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी कंपनीज हैं। पहली कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कहता अप टू अनपेड अमाउंट। इस कंपनी की जो लाइबिलिटी है शेयर से लिमिटेड है, लिमिटेड बाय शेयर, जितने शेयर इशू कर दिए शेयर होल्डर्स की मैक्सिमम उतनी लाइबिलिटी है। और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, जो लोगों ने अभी तक पैसे नहीं पे किए अपने शेयर कैपिटल के, मैक्सिमम उसने वो अनपेड अमाउंट पे करनी है। अभी हमने आज ही पढ़ लिया 7,000 10,000 वाले एग्जाम्पल में। दूसरी कंपनी क्या है जी, लिमिटेड बाय गारंटी, जिसमें लोगों ने पैसे नहीं पे किए, अपनी गारंटी दी और शेयर्स खरीद लिए ओनर बन, तो इनकी गारंटी जो है चलती रहेगी, चाहे 50 साल कंपनी चलते रहे, पैसे देने की जरूरत नहीं है। एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जब कंपनी खुदा ना खासा ख़त्म होने लगी है, उस टाइम पे ये जो शेयर होल्डर था जिन्होंने गारंटी दी थी, नाउ दे विल पे, कितने पैसे पे करेंगे, अप टू द गारंटी दे ऑफर्ड, गारंटीड अमाउंट। अभी भी लिमिटेड है, लाइबिलिटी इज लिमिटेड, अनलिमिटेड नहीं है। ऊपर वाली जो शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल तक लिमिटेड, और नीचे गारंटेड तक लिमिटेड। आखिरी जो कंपनी दैट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, आई डिड नॉट सी द कंपनी हियर इन पाकिस्तान व्हिच इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी।
तो लाइबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपनी, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, और किताबों में लिखा हुआ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी बनानी है तो फिर कंपनी बनाने की क्या जरूरत है, कोई और बिजनेस कर ले। तो जी एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट FA2 में भी आपके काम आएगा। टाइप्स ऑफ कंपनीज, रूल्स रेगुलेशन ऑफ अ कंपनी लॉ डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज। होल्डिंग कंपनी, ये इसको पेरेंट कंपनी भी कहते हैं। जब आप FA2 में कंसोलिडेशन पढ़ेंगे तब ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। पेरेंट कंपनी किसको कहेंगे, जिसने मेजर वोटिंग शेयर्स एक्वायर किया। एक्वायर्ड किसके, किसी दूसरी कंपनी के। फॉर एग्जांपल कंपनीज का नाम रख लेते हैं X, Y एंड Z, ठीक है जी। इसका नाम रखते हैं A, B एंड C। इसका नाम रखते हैं A, Z, N। ये 3 कंपनीज का मैंने नाम रख दिया, ठीक है जी। अब कलर भी चेंज कर लो। अब जरा गौर से देखिएगा, होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या है, मेजर शेयर्स। इसके सामने लिखता हूं मैं एक्वायर्ड, इस कंपनी ने एक्वायर्ड किया हुआ है, एक्वायर्ड 51% शेयर्स ऑफ ABC। तो इसको कहेंगे ऊपर वाले को पेरेंट और नीचे वाले को कहेंगे सब्सिडियरी। अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स, मेजॉरिटी कहते हैं 50% से ज़्यादा, अगर 50% से ज़्यादा आई एम AZN कंपनी, यू आर ABC कंपनी, अगर मैंने आपकी ऐसे कंपनी के नाम पे AZN ने आप यानी ABC के 51% शेयर्स खरीदे हुए हैं, कंपनी अपने नाम पे शेयर्स रख सकती है, तो मैंने खरीदे हुए हैं, तो अब मैं और आप, हम दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है, आई एम योर होल्डिंग कंपनी, कंपनी लॉ के मुताबिक, और IFRS कहते हैं आई एम दी पेरेंट कंपनी, और यू आर दी सब्सिडरी कंपनी, ये हम दोनों का आपस में रिलेशनशिप है। तो सब्सिडरी कंपनी का मतलब ये है कि आप बहुत सारे फैसलों पे मेरा ही मोहताज है, या मैं बहुत सारे फैसले अपनी मर्जी से करा सकता हूँ, तो मेरा आप पे इख्तियार है, जैसे पेरेंट्स का आप पे इख्तियार होता है ना, इस चीज़ को पेरेंट कंपनी कहा जाता है या होल्डिंग कंपनी कहा जाता है। तो 2 तरह से होल्डिंग होती है, एक क्या है 51% शेयर्स एक्वायर कर लिए, या आपकी कंपनी में, यानी आप ABC कंपनी, आपकी कंपनी में 7 डायरेक्टर्स हैं जो फैसला करते हैं, इसमें से जो 4 डायरेक्टर्स हैं मेरा उन पर कंट्रोल है, या वो मेरे कज़न है, या मेरे रिश्तेदार है, मेरा स्पाउस है, या मैं उनको इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, मेरा उन पर कंट्रोल है, मैं जो कहूँगा वो करते हैं। उस पर बाद में आता हूँ। शेयर होल्डर, सब्सिडरी और पेरेंट की समझ आई। पेरेंट कंपनी कौन है, जिसके पास अगर शेयर्स ऑनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें 51%, यानी मेजॉरिटी 50 से ज़्यादा 50.01 भी हो सकता है, मेजॉरिटी शेयर्स हों तब भी कहेंगे होल्डिंग कंपनी। दूसरी बात, कंट्रोल होना चाहिए किसके ऊपर, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। किसी कंपनी में 5 डायरेक्टर, आपको 5 डायरेक्टर है, आप ABC कंपनी, मैं हूँ AZN, मैंने आपके डायरेक्टर में से 3 डायरेक्टर्स मेरे हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, कज़न हैं, मेरा आपके ऊपर इन्फ्लुएंस आ जाता है, मैं आपके कंपनी के अंदर जो भी चाहूँ फैसला करा सकता हूँ। तो कंट्रोल और होल्डिंग दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, दोनों में से कोई एक पॉइंट हो, दोनों भी हो सकते हैं, एक भी हो, तब भी हम कहेंगे जिस कंपनी के पास मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स हैं या मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उस कंपनी को कहेंगे जो होल्ड कर रही है, इसका पावर है, दैट इज द होल्डिंग कंपनी या पेरेंट कंपनी। समझ आई बात। और जिस कंपनी के शेयर्स हैं, कहते हैं मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय अदर कंपनी, किसी दूसरी कंपनी ने लिए हुए इसके शेयर्स, ये सब्सिडरी कंपनी। कंट्रोल ओवर कंपनी ऑफ बोर्ड बाय अदर कंपनी, कोई दूसरी कंपनी इसके बोर्ड के ऊपर कंट्रोल रखती है, तब भी हम कहेंगे ये क्या है, सब्सिडरी कंपनी। ये समझ आ गई। अब आपका सवाल, आप एसोसिएटेड का कुछ पूछ रहे थे। जैसे
वो एसोसिएशन में भी कुछ ऐसे ही है कि एक शेयर होल्डर है किसी कंपनी में, उसके वोटिंग में या उसके एसेट पे ज़्यादा उसके पास ज़्यादा है, एक कंपनी जो किसी दूसरी कंपनी ये बेटा टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉन्सेप्ट है। कंपनी नाम में एसोसिएट कंपनी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यहाँ पे तो होल्डिंग सब्सिडियरी है, ठीक है। उसके बाद है जी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, जैसे पाकिस्तान में है जी अखुवत, जैसे है शौकत खाना, इसके बाद है एपी, कहते हैं एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। ये भी कई दफ़ा पेपर में आया हुआ है, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये आगे जाके हम दोबारा पढ़ेंगे। कहते हैं ये भी एक कंपनी होती है, लेकिन ये अपने नाम के साथ कहते हैं हमने लिमिटेड नहीं लिखना, क्योंकि जब हम लिमिटेड लिखेंगे तो लोग समझे कंपनी है, अगर वो कंपनी समझेंगे तो लोग समझेंगे हमारा बिजनेस है, जबकि हम तो बिजनेस कर ही नहीं रहे। हम लिखते हैं एदी फाउंडेशन, एदी फाउंडेशन के नाम से लगता है यार कोई फ्लाई अदारा। अगर लिखा जाए एदी फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड तो पता चलेगा नहीं नहीं ये तो प्राइवेट अदारा नहीं है, ये तो प्राइवेट अदारा नहीं है, ये क्या कर रहे हैं, ये तो कारोबार कर रहे हैं, ये फलाही अदारा नहीं है, कारोबार कर रहे हैं। इस तरह शौकत खानम मेमोरियल या शौकत खानम फाउंडेशन या शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल, अगर इसको लिखा है शौकत खानम प्राइवेट लिमिटेड तो ये तो कारोबारी लोग। तो ऐसे बिजनेसेस जो वेलफेयर का काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं, ऐसी एंटिटीज़ जो वेलफेयर का काम करना चाहती हैं और चाहती भी हैं कि हमारी पर्सनल लायबिलिटी ना हो, यानी हम एक तो फ्लॉ के मुँह पे काम करें, खुदा ना खासा को नुकसान हो तो हमारी ज़ात पे ना आए। हमारी कॉज नोबल है, लेकिन हमारी सकत नहीं है कि हम बड़ा कोई प्रोजेक्ट उठाएं और ज़ाती हैसियत में उसको फंड कर सकें, संभाल सकें। तो एक तो मैं अपनी लायबिलिटी को लिमिट करना चाहता हूँ, दूसरा मैं ये भी नहीं चाहता कि लोग मेरी फाउंडेशन को कारोबार समझने शुरू हो जाएं। तो इन दो ऑब्जेक्टिव्स की वजह से कंपनी लॉ में एक गुंजाइश रखी गई कि आप अपने आप को नॉट फॉर प्रॉफिट जो बिजनेस है, जो वेलफेयर का काम करते हैं, वो अपने आप को कंपनी रजिस्टर करा लें, ताकि जो इसके मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनकी लायबिलिटी लिमिट हो जाए। और दूसरा अपने नाम के साथ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड, ताकि लोग इससे कंफ्यूज ना हो। तो ये एक तीसरी टाइप ऑफ कंपनी है जिसको हम कहते हैं एसोसिएटेड नॉट फॉर प्रॉफिट। कहते हैं नॉट यूज वर्ड लिमिटेड, लिमिटेड का वर्ड नहीं यूज़ करते, और लेकिन इसका हैसियत क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी, अपने नाम से ट्रांजैक्शंस में कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर हो सकते हैं। तो ये थी जी टाइप्स ऑफ कंपनीज। हमने शुरू किया प्राइवेट पब्लिक से। प्राइवेट दो तरह की, सिंगल मेंबर एंड अदर सिंगल मेंबर। पब्लिक दो तरह की, लिस्टेड एंड अनलिस्टेड। फिर हमने गारंटी के लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ से देखा, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, और आखिरी देखी हमने अनलिमिटेड लायबिलिटी। फिर उसके बाद हमने अदर देखी होल्डिंग कंपनी, जिसके पास 50% शेयर्स हों या 50% से ज़्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर कंट्रोल हो, तो दैट कंपनी होल्डिंग कंपनी। सब्सिडरी कौन है, जिसके शेयर्स 50% से ज़्यादा किसी दूसरी कंपनी ने लिए हुए, इंडिविजुअल नहीं, कंपनी ने लिया हुआ। जिस कंपनी के मोर देन 50% डायरेक्टर्स पे कंट्रोल किसी दूसरी कंपनी का है, तो ऐसी कंपनी को इटसेल्फ क्या कहेंगे, दैट इज सब्सिडरी कंपनी। और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को भी हम कंपनी का स्टेटस लेके दे सकते हैं। इफ़ द ऑब्जेक्टिव इज नॉट फॉर प्रॉफिट, तो हम इस कंपनी को भी बगैर यूजिंग द वर्ड ऑफ लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का स्टेटस लेके दे सकते हैं। तो अगेन दिस इज द टाइप ऑफ कंपनी। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। अब आपने बेटा इसको बुक में से रीड आउट करना है। हमने स्लाइड्स अपनी चिंक मेथड को आसान करने के लिए बनाई होती है। आगे जाएंगे तो ट्रांजिशंस में आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन बेटा प्रिपरेशन आप ICAP की किताब से करेंगे। ICAP स्टडी टेक्स्ट इज बेस्ट, उसमें से ये पहला चैप्टर है। आप इसमें से जो मैंने पढ़ाया स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी जैसे कल की मिली थी। तो आपने इन स्लाइड्स से गाइडेंस लेनी है, लेकिन
तैयारी कहाँ से करनी है, किताब से तैयारी करनी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।